नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जबरन अध्यादेश लव जिहाद के कानून को लेकर आ गया है, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दूसरी खबर है किस तरीके से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो दोनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है और जगह जगह पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं ताकि जो किसान है वो दिल्ली ना जा सके। तो उसके डिटेल्स आपको बताऊंगी कि क्या है इन किसानों की डिमांड। और तीसरी खबर है किस तरीके से जो आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव हैं, ठीक स्पीकर के चुनाव के पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक एमएलए से यानी कि एक विधायक से वो ये कह रहे हैं कि आप उस स्पीकर के चुनाव में अपनी अनुपस्थिति की मंजूरी दीजिए ताकि वो सरकार गिर सके, और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उस सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आइए बात करते हैं लव जिहाद के अध्यादेश को लेकर, जिसे योगी सरकार ने अब जबरन पास कर दिया है। कल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया था कि अगर इंटरफेथ मैरिजेस हैं, यानी कि अगर मुसलमान लड़का और एक हिंदू युवती शादी करते हैं तो ये उनकी इच्छा का मामला है, उनकी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी का मामला है और इसमें कोई एक तीसरा व्यक्ति दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद ये अध्यादेश को पारित कर दिया गया है, स्टेट कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसके कुछ प्रावधान हैं, आप देखिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें जमानत नहीं मिलेगी, पेनल्टी 10 साल तक की कैद हो सकती है, और अगर लड़की अगर नाबालिग है या SC/ST है तो जेल टर्म 10 साल का है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर जो सामूहिक तरीके से जो धर्मांतरण होते हैं, अगर उसका प्रूफ मिल जाता है तो ऐसे केस में जो संगठन ऐसा काम करती है उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। और मैस कन्वर्जन के केस में जो सजा है वो 3 से 10 साल है और 50,000 रुपए का जुर्माना है। तो ये जो पूरा अध्यादेश लाया गया है, बार बार एक नहीं सब एक्टिविस्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है और इसके अलावा जो महिलाओं की जो आजादी है उसका एक तरीके से उस पर एक बड़ा हमला है। और आपको बता दें कि यह अध्यादेश लाने का जो एक बैकड्रॉप है, आपको बता दें कि अगर आप यूपी के क्राइम रिकॉर्ड्स को उठा के देख लीजिए तो बहुत सारे लव जिहाद के मामले नहीं है। कुल मिलाकर कुछ 8 या 9 केसेस हैं, जिसमें से कि 5 केसेस ऐसे पाए गए हैं जिनमें लड़की ने ये बोला है कि नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है। तो यानी कि लव जिहाद एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे दक्षिण पंथियों लेकर इसे आए हैं ताकि वो समाज को बांट सके और ताकि मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इस अध्यादेश को लाने की इतनी जल्दी क्या थी। तो सब यही बातें कर रहे हैं कि यूपी का चुनाव 2022 में है और कोरोना, अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अब योगी आदित्यनाथ के पास एक ही हथकंडा बचा हुआ है और वो है लव जिहाद का, कि किस तरीके से समाज को पोलराइज करे और किस तरीके से बांट कर और हिंदुओं का जो वोट है वो अपनी तरफ कर सके। तो ये एक पॉलिटिकल वेपन है। लेकिन लव जिहाद का आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी संसद में इस बात को कहा है कि लव जिहाद नाम का ऐसा कोई टर्म लॉ में नहीं है और ऐसे कोई केसेस सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी नहीं मिले हैं। यहां तक कि जो यूपी की SIT थी कानपुर की, उसने भी कहा है कि लव जिहाद के केसेस नहीं मिले हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को क्या ऐसी जल्दी पड़ी थी कि उन्हें लव जिहाद पर हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बावजूद उन्हें अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ गई। तो ये पॉलिटिकल वेपन नहीं है तो और क्या है। इस पर आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए बात करते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली चलो रैली का आह्वान किया है। 3 दिन तक ये रैली रहेगी और इसमें 2 लाख से ज्यादा किसान हैं और ऐसे 500 किसान संगठन हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज खबरें ये आ रही हैं कि दिल्ली में जितनी भी जो रिक्वेस्ट आए थे जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए मना कर दिया गया है। खबरें ये आ रही हैं कि अंबाला के पास यहां तक वाटर कैनन्स यानी कि पानी की बौछार भी इन किसानों के ऊपर की गई है। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा के
की तरफ से, हरियाणा से ये खबरें आ रही हैं कि वहां के जो बॉर्डर्स है वो सील कर दिए गए हैं ताकि ये जो किसान हैं ये न जा सकें। तो आज कहीं ना कहीं जो राइट टू प्रोटेस्ट है, इन फार्मर्स की जो बातें हैं, इन किसानों की जो डिमांड है वो पूरी होगी या नहीं होगी, और किस तरीके से ये प्रोटेस्ट करेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि भी कुछ दिन पहले ही जो रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेनें नहीं चल रही थी उस चीज को किसानों ने कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को एक और मीटिंग होगी केंद्र सरकार के साथ। अब इनकी डिमांड्स मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी वो देखने वाली बात है। इन किसानों का ये कहना है कि एमएसपी को लीगल प्रोविजन नहीं मिला है, जिसके चलते कॉर्पोरेट लॉबी इन पर हावी हो जाएगी और इनके जीवन पर और इनके जो पूरी जो इनकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इनकी खेती, इनकी किसानी, उस पर एक बड़ा हमला होगा। इसलिए किसान तो पीछे हटने वाले नहीं है। जिस भी किसान लीडर से आप बात करिए वो ये कहते हैं कि ये जो 3 पंजाब जैसे मिसाल के तौर पर पंजाब की जो सरकार है वो अपने कानून लेकर आई है, लेकिन उस कानून के पास होने के बावजूद ये सारे किसान दिल्ली चलो का आह्वान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सेंट्रल लॉज हैं उनकी वैलिडिटी ज्यादा होती है और उनको लग रहा है कि ये तो जो स्टेट लॉज जो पास हुए हैं वो सिर्फ सिंबॉलिक हैं। इसलिए वो अपनी डिमांड्स को केंद्र सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं। 3 दिसंबर को ये मीटिंग होगी शायद केंद्र सरकार के साथ। अब उनकी डिमांड्स मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये जो सरकार है जो अपने आप को कहती है कि नहीं मैं बहुत किसानों के हित की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए किसानों का कितना बड़ा तबका है जो आज सरकार के खिलाफ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसे बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा है। अब सरकार अपनी बातचीत में इससे क्या कहती है, क्या ये कानून ये वापस लिया जाएगा, ये सारी बातें हैं, या फिर जो बड़ा सवाल है कि क्या एमएसपी को लीगल प्रोविजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से जो किसानों का जो डर है कि कॉर्पोरेट लॉबी उन पर हावी ना हो जाए, तो क्या इन बातों का अश्योरेंस सरकार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आप फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आइए बात करते हैं बिहार की, जहां पर राजनीति बिल्कुल गर्मा चुकी है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ है और सुशील मोदी के हवाले से, जिसमें कि ये दिखाया गया है, जिसमें आप सुन सकते हैं कि लालू यादव ललन पासवान नाम के एक जेडीयू के विधायक से ये कह रहे हैं कि आप स्पीकर का चुनाव जो आज होने वाला है उसमें आप शिरकत मत करिए, यानी कि अपनी अनुपस्थिति दर्ज करिए। तो वो जो विधायक है वो ये कहता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं तो पार्टी का हिस्सा हूं। तो लालू यादव उनसे ये कह रहे हैं कि आप कोरोना का बहाना कह सकते हो और अपनी अनुपस्थिति दर्ज कर दीजिए, और अगर आप अनुपस्थिति दर्ज करेंगे तो महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो उसमें आपको मंत्री बनाएंगे। और इस ऑडियो के वायरल होते ही हड़कंप मच गया है और महागठबंधन, हालांकि आरजेडी ने इसको कहा है कि ये फेक ऑडियो है और ये ऑडियो सही नहीं है, लेकिन बीजेपी और एनडीए खासकर बिल्कुल चढ़ बैठे हैं इस समय महागठबंधन के ऊपर और खासकर आरजेडी के ऊपर कि ये तो वही सरकार थी जो ये कह रही थी कि नहीं बीजेपी ने गलत किया है। आज ये साम दाम दंड भेद की टैक्टिक्स अपनाकर और सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे कि बीजेपी आज, हालांकि जो स्पीकर का चुनाव था वो हो गया है, 126 वोटों से बीजेपी का स्पीकर विजय सिन्हा वो स्पीकर के कुर्सी पर चुने गए हैं, और जो विपक्ष का जो कैंडिडेट था उसे 114 वोट्स मिले थे, यानी कि बहुत सालों के बाद आज बिहार विधानसभा में बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन इसके बीच में जो ये लालू यादव का जो ये ऑडियो वायरल हुआ है, इससे राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है और ये एक बात साफ करता है कि अगर हम बीजेपी के लिए ये कह रहे थे कि वो ऑपरेशन लोटस करते हैं और गलत तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, तो बीजेपी से ही सीखा है। अगर ये कथित वीडियो सही है तो वाकई में महागठबंधन भी अब बीजेपी की ही राजनीति कर रहा है, बीजेपी की ही भाषा में बीजेपी को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिल्कुल वही बात है जैसे कि कल संजय राउत ने कहा था कि आपने जो खेल शुरू किया था प्रताप सरनायक के केस में, कि आपने जो खेल शुरू किया था अब हम उसे खत्म करेंगे, तो ये बीजेपी का ही खेल शुरू किया है ऑपरेशन लोटस। अब महागठबंधन भी उसी पदचिन्हों पर चल रहा है। और सही बात तो ये है कि जो बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसे हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं महागठबंधन उसे बीजेपी की जो एनडीए सरकार है उसे गिरा ना दे, क्योंकि नंबर्स का फासला बहुत ज्यादा नहीं है।
तो जो बीजेपी की भाषा है उसी की भाषा में अब महागठबंधन ने भी साम दाम दंड भेद की राजनीति करने का ऐसा लगता है कि बीड़ा उठा लिया है। ये पहली झलक हमने देखी है, इसलिए आगे की जो राह है वो एनडीए के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। लेकिन फिलहाल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जो छवि है उसको बहुत धक्का पहुंचा है कि वो इस हालत में भी और बीच एमएलए की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। सुशील मोदी ने तो इस बात को कहा ही है कि देखिए आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं वो सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। तो वही बात है कि जो बीजेपी की राजनीति शुरू की गई थी, आज विपक्ष ने उसी राजनीति को सीखकर और बीजेपी के ही पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या विपक्ष बीजेपी को मात दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के एजेंडा की 3 बड़ी खबरें यहीं तक। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।